गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन ने LC, LD और LI पढ़ ली और उसकी थ्योरम पढ़ ली। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे मेरा क्लास में कराया हुआ है लेकिन रिवीजन कर रहे हैं। बेसिस एंड डायमेंशन पूरी एक यूनिट कवर करेगा ये, और उसके बाद एक टॉपिक आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का कराएंगे। वो आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ भी है लेकिन दोबारा करा देंगे। एक चीज़ मैं बार बार ये कहता हूँ कि जैसे क्लास में पढ़ाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्लास में बोर्ड पे लिखते हैं, यहाँ पेपर पे लिख रहा हूँ। तो आज एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं आधार। किसका होता है आधार? वेक्टर स्पेस का होता है। तो लिखो, लेट VF बी ए मैट्रिक स्पेस, वेक्टर स्पेस। माना VF कोई वेक्टर स्पेस है एंड कैपिटल B is a non-void subset of V। बॉयज सेक्शन में ये मेरा टॉपिक कराया हुआ है, अच्छी तरह से कंप्लीट कराया हुआ है। गर्ल्स सेक्शन में शायद ये नहीं कराया हुआ है, तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें इसको। माना VF कोई वेक्टर स्पेस है और B उसका अरिक्त उपसमुच्चय है। B इज ए नॉन वॉइड सबसेट ऑफ B। बी उप समुच्चय, इसका मतलब वेक्टर स्पेस में वेक्टर होते हैं, तो बी में भी वेक्टर ही हैं। और कहाँ से आए हैं वो सारे के सारे? वी से आए हैं। देन बी इज कॉल्ड, बी को क्या कहते हैं? बेसिस ऑफ वी। बी को वी का आधार कहते हैं इफ दो कंडीशन है। नंबर 1, बी इज LI। पहली शर्त तो इस बी की ये है कि ये क्या होना चाहिए? LI होना चाहिए। LI का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जैसे मान लो बी में 10 वेक्टर हैं, तो तुम 10 वेक्टर की LC बना, उनको एक एक स्केलर से गुणा करके जोड़, बराबर 0 लिखो, तो सारे के सारे स्केलर 0 आने चाहिए। A1 भी 0, A2 भी 0, A3 भी 0, ऐसे डॉट डॉट। सेकेंड कंडीशन है V इज लीनियर स्पान ऑफ B। V बराबर LB। क्या पढ़ते हैं इसको? V इज लीनियर स्पान ऑफ B। क्या मतलब हुआ? V का प्रत्येक सदिश B के सदिशों की LC के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे V का पहला वेक्टर है, वो वेक्टर B वाले वेक्टरों की कोई न कोई एक LC है। यानी B में 10 वेक्टर हैं, तो 10 को 10 स्केलर से गुणा करके जोड़ोगे, V का एक वेक्टर आएगा। फिर V का दूसरा वेक्टर लो, वो भी B के वेक्टरों की LC है, वो स्केलर बदल देना। तो V का प्रत्येक सदस्य, V का प्रत्येक सदिश B के सदिशों की यदि LC के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम कहते हैं V इज लीनियर स्पान ऑफ B। तो ऐसा समुच्चय B जो है वो क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस B का आधार कहलाता है। क्या परिभाषा लिखी? माना VF कोई वेक्टर स्पेस है, माना B उसका अरिक्त उपसमुच्चय है, तो इस B को V का आधार कहते हैं, बेसिस कहते हैं। यदि पहली कंडीशन है B इज LI और दूसरी कंडीशन है V बराबर LB। B LI है, इसका मतलब जानते हो सब। B की LC बनाओ, बराबर 0 लिखो, तो सारे स्केलर 0 आने चाहिए। और V बराबर LB का क्या मतलब भाई? V का प्रत्येक सदिश B के सदिशों की LC के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका बेसिस की परिभाषा। एक और परिभाषा लिखते हैं अपन आज, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। परिमित विमीय वेक्टर स्पेस, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अपन FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसकी क्या परिभाषा है? माना VF कोई वेक्टर स्पेस है, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस। माना VF क्या है? कोई वेक्टर स्पेस है एंड B इज फाइनाइट
सबसेट ऑफ वी। माना वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, लिखते जाओ, तथा बी उसका परिमित उपसमुच्चय है, सच दैट। अब बी में और वी में क्या संबंध है? v इज इक्वल टू एल बी। वो बेसिस में दो शर्त थी ना, दो में पहली शर्त नहीं ली अपन, दूसरी ले ली, v बराबर एल बी। माना वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, बी उसका फाइनाइट सबसेट यानी परिमित उपसमुच्चय है, सच दैट v बराबर एल बी, यानी v का प्रत्येक सदिश b के सदिशों की LC के रूप में लिखा जाता है। देन v इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो v को अपन क्या कहते हैं? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये सबके समझ आ गई? बेसिस की परिभाषा समझ आएगी नहीं भैया? टॉपिक का नाम ही है बेसिस एंड डायमेंशन। तो एक तो परिभाषा आपको बेसिस की समझनी है, एक डायमेंशन की समझनी है, दोनों के ऊपर दो तीन थ्योरम है। तो बेसिस का मतलब समझ गए ना कि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, बी उसका कोई उपसमुच्चय है, और उसमें कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। नंबर एक बी एल आई है और नंबर दो वी बराबर एल बी है। तो ऐसे उपसमुच्चय बी को बेसिस कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या पढ़ी अपने? एफ डी वी एस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, बी उसका परिमित उपसमुच्चय है, फाइनाइट सबसेट है, सच दैट वी बराबर एल बी। तो वी को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। चलो इसकी थ्योरम नंबर एक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहली थ्योरम परीक्षा में हर साल आती है, और इस थ्योरम का नाम भी है एग्जिस्टेंस थ्योरम। परीक्षा में थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं आएगा, यूं लिखेगा स्टेट एंड प्रूव एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम को लिखो और सिद्ध करो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसी कोई 4-5 थ्योरम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखो, आपको रिंग थ्योरी की किताब पूरी अच्छी तरह से करा दी, और ये बुक इसलिए मैं ढंग से करा रहा हूँ, दोबारा से भी करा रहा हूँ। ये टॉपिक MSc में भी खूब काम आएगी, तो आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, उसको पढ़ लो। एग्जिस्टेंस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एग्जाम में पूरा लिखना, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF हैज ए बेसिस। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF के एक बेसिस होता है। प्रूफ। क्या सिद्ध करना बेटा? प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एक बेसिस होता है। क्या दे रखा है तेरे को? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है। माना VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। पूरा लिखना भाई, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। माना VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ऊपर अपन ने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की परिभाषा लिखी है कि जो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होता है उसका एक उपसमुच्चय B जरूर होगा, वो फाइनाइट होगा, और V बराबर LB होगा। दें सत ये VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना। सो लेट, मैंने यहाँ तो B लिया था, इस थ्योरम के प्रूफ में आपकी बुक में S दे रखा है। S क्या ले रहा हूँ? उपसमुच्चय ले रहा हूँ VF का। कैसा है? फाइनाइट है। देखो बेसिस में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में उपसमुच्चय कैसा लेते हैं? फाइनाइट लेते हैं। फाइनाइट का मतलब अवयवों की संख्या सीमित। तो आपकी बुक में S में वेक्टर ले रखे हैं α1, α2, α3, αn, B फाइनाइट सबसेट ऑफ V। ये V का क्या है? फाइनाइट सबसेट है, सच दैट V इज इक्वल टू LS। ये क्यों लिखा है मैंने? ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की परिभाषा है कि माना VF कोई वेक्टर स्पेस है, कैसा? फाइनाइट डायमेंशनल है। किसको कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? उस वेक्टर स्पेस को कहते हैं जिसका एक उपसमुच्चय S वो फाइनाइट होना चाहिए, और उसमें कंडीशन लागू होती है V बराबर LS। और मुझे सिद्ध क्या करना है?
मुझे सिद्ध करना है कि वी के एक बेसिस होगा। बेसिस किसको कहते हैं भाई? जिसके एक उपसमुच्चय उसमें दो कंडीशन लागू हो। तो एक कंडीशन तो यहाँ दे रखिए। अब ये एस जो है, जो हमने समुच्चय लिया, इसकी दो संभावना है, या तो ये एल आई है और या ये एल डी है। इफ एस इज एल आई, अंडरलाइन कर ले इसको। अरे कोई भी समुच्चय क्या होता है? या तो एल आई होता है, अरे या क्या होता है? एल डी होता है। तो पहले मैंने क्या मान लिया? एस को एल आई मान लिया। यदि तूने एस को एल आई मान लिया तब तो ये एस बेसिस ही हो गया, क्यों? बेसिस की परिभाषा में क्या होना चाहिए? बी एक तो एल आई होना चाहिए, तो एस एल आई हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? वी बराबर एल बी, तो वी बराबर एल एस है ही परिभाषा में, फाइनाइट डायमेंशनल में। तो देन एस इज बेसिस ऑफ वी, तब तो ये एस खुद ही बेसिस हो गया। एंड थ्योरम इज प्रूव्ड, और ये थ्योरम तेरी यहीं प्रूव हो गई। एंड थ्योरम इज प्रूव्ड, क्योंकि हमको थ्योरम में ये सिद्ध करना था कि वी का कोई न कोई एक बेसिस होता है। तो बेसिस बेटा एस ही हो गया, पर ज़रूरी थोड़ी है एस एल आई हो। बट परंतु इफ एस इज एल डी, अब गड़बड़ हो गया काम। एस क्या है? एल डी होगा तो भाई फिर तो ये एस बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस की परिभाषा ये है कि वो एल आई होना चाहिए। तो यदि एस एल डी है तो क्या करें? कल एक थ्योरम कराई थी कि कोई भी समुच्चय एस एल डी कब होता है? जब उसमें एक वेक्टर अल्फा के ऐसा है, के का मान 2 से n के बीच में है, जो अपने से पहले वाले वेक्टरों का एलसी है। देन देयर एग्जिस्ट अल्फा के बिलोंग टू एस सच दैट, ये अल्फा के क्या है? एलसी ऑफ पूर्ववर्ती वेक्टर, यानी प्रेसीडिंग वेक्टर्स। जहां के का मान किससे किसके बीच में, आपको ध्यान हो, ये थ्योरम कराई थी कल। सेट एल डी होता है तो उस सेट में एक वेक्टर जरूर ऐसा मिलेगा, कम से कम एक नहीं, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जो अपने से पहले वाले वेक्टरों की एलसी है। यानी अल्फा 15 है तो वो अल्फा 1 से लेके अल्फा 14 तक की एलसी। तो अल्फा के है तो वो किस किस की एलसी है? प्रेसीडिंग वेक्टर्स। यानी कौन कौन से प्रेसीडिंग कौन कौन से हो गए? अल्फा 1, अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा के माइनस 1। ये एल डी की परिभाषा होती है। ऐसा करें, अपन इस वेक्टर को एस में से निकाल देते हैं। लेट अस कंसीडर ए न्यू सेट। अब हम एक नया समुच्चय लेते हैं। कौन सा? S1 ले लिया भाई। क्या किया? S में से माइनस कर दिया इस अवयव अल्फा के को। यानी इस S1 में कौन कौन से अवयव हो गए? अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा के माइनस 1 है, अल्फा के निकाल दिया, अल्फा के प्लस 1 है और अल्फा n है। एक वेक्टर कम कर दिया मैंने। यदि S में 100 वेक्टर थे तो अब 99। तो क्लियरली, क्योंकि V बराबर एल एस था ना, तो V बराबर LS1 भी होगा। अरे भाई, एक वेक्टर निकालने से क्या फर्क पड़ता है? V का प्रत्येक वेक्टर S के वेक्टरों की LC था, तो S1 की भी होगी। आपको साहब इसमें तो एक निकाल दिया, कोई बात नहीं, जो निकाल दिया उसका गुणांक 0 ले लेना। तो क्लियरली V बराबर LS1। एक वेक्टर निकालने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने S को तो भूल जा, S1 को पकड़ दे। S1 नया सेट आ गया जिसमें S में जितने वेक्टर थे उससे एक कम वेक्टर है इसमें। यहाँ फिर दो संभावना है, जैसे S की दो संभावना थी, S या तो LI है या S क्या है? LD है। इफ S1 इज LI, अंडरलाइन कर ले। तो देख, V बराबर LS1 है और S1 LI है, देन S1 इज बेसिस ऑफ V। तो S1 भैया V का बेसिस हो गया, जैसे S था। अरे बेसिस में दो ही कंडीशन होती है, एक तो LI होना चाहिए और एक V बराबर LS1 होना चाहिए। एंड थ्योरम इज प्रूव्ड। और यहाँ इस थ्योरम क्या होगी अपने को? ये प्रूव होगी, क्योंकि अपने को बेसिस सिद्ध करना था। थ्योरम यही है कि प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एक बेसिस होता है। पर भाई अभी भी LI होना जरूरी थोड़ी है, ये भी संभव है। इफ S1 इज LD,
यदि S1 LD हो गया तो फिर अपन क्या करेंगे, S1 LD हो गया तो निश्चित रूप से इसमें एक वेक्टर और ऐसा होगा जो अपने से पीछे वालों की वेक्टरों की LC होगा। जैसे SLD था तो मैंने कहा अल्फा के अपने से पूर्ववर्ती वेक्टरों का LC है, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, अब की बात अल्फा ही ले ले, बिलोंग टू S1 सच दैट अल्फा आई किसकी LC होगी, LC ऑफ इट्स प्रेसीडिंग वेक्टर्स, ये अपने से पूर्ववर्ती वेक्टरों की LC है। फिर अपन ने क्या किया था, इसमें से उस वेक्टर को निकाला था, एंड वी कंसीडर ए न्यू सेट। अब की बार सेट का नाम S2 दे दें। क्या करेंगे, S1 में से इस अल्फा ई को निकाल देंगे। देखो S से S1 बनाया, S1 से क्या बना दिया, क्लियरली एक v बराबर LS1 है ना, तो एक वेक्टर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v बराबर LS2। अब यहां फिर दो संभावना है, S2 या तो Li है और या LD है। यदि S2 Li है तब तो ये बेसिस हो गया, और LD है तो फिर जो ऊपर अपन ने प्रक्रिया दोहराई थी वो दोहराते रहेंगे। तो हम ऐसे क्या करेंगे, एक एक करके एक, भाई कोई भी सेट LD होता है तो उसमें एक या दो या तीन वेक्टर ऐसे होते हैं जो अपने से पूर्व वाले वेक्टरों की LC है, वो एक एक करके हम निकालते जा रहे हैं। देन वी रिपीट द सेम प्रोसेस, देन वी रिपीट द सेम अबव प्रोसेस। देखो S से S1 में कैसे S1 आ गया, S1 से S2 में S1 आ गया, तो जो प्रक्रिया ऊपर दोहराई ये प्रक्रिया अपन फिर दोहराएंगे। तो इस प्रक्रिया को 2 बार 4 बार 10 बार दोहराओगे तो कभी न कभी तो Li सेट मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी सारा LD हो जाएगा। एंड देन वी रिपीट द सेम अबव प्रोसेस समटाइम्स, हम कुछ देर तक इस प्रोसेस को दोहराते हैं, एंड फाइनली वी गेट ए बेसिस ऑफ V, और अंत में हमको V का बेसिस मिल जाता है। ये थ्योरम समझना ही सबके, इस थ्योरम का नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। परीक्षा में 100% आएगी, ध्यान रखना। इसका स्टेटमेंट याद रखो, प्रत्येक परिमित वेक्टर स्पेस में एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ ए बेसिस। प्रत्येक परिमित विमीय वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है। तो प्रूफ 2 लाइन का है इसका, यूँ मान लो तुम, माना VF कोई परिमित विमीय वेक्टर स्पेस है। परिमित विमीय वेक्टर स्पेस की परिभाषा क्या होती है, उसका एक उपसमुच्चय S लो जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है और V बराबर LS है, तो मैंने उसका उपसमुच्चय S ले लिया और बेटा इसमें कितने वेक्टर ले लिए, N वेक्टर ले लिए, और V बराबर LS। अब इस S को पकड़, कितनी संभावना है यहाँ पे, 2 संभावना है। नंबर 1, इफ S इज Li, पहली संभावना ये है कि S क्या होता है, Li है। Li है तब तो S Li हो गया और V बराबर LS हो गया, तो बेसिस की ये 2 ही कंडीशन है, दोनों पूरी होगी, तो ये S ही तेरा क्या हो गया, S इज बेसिस ऑफ V एंड थ्योरम इज प्रूव्ड। थ्योरम यहीं सिद्ध हो गई, कब, जब S Li हो, पर S का Li होना जरूरी नहीं है। इफ S इज LD, अब यहाँ आओ अच्छी तरह से, LD होते ही बेसिस नहीं होगा ये। पर LD का क्या मतलब होता है कि जब कोई सेट LD होता है तो उसमें कम से कम एक वेक्टर ऐसा होता है जो अपने से पूर्ववर्ती पहले वाले वेक्टरों का LC है। मैंने उस वेक्टर का नाम क्या दे दिया, माना अल्फा के S में ऐसा है कि अल्फा के अपने से पहले वाले वेक्टरों की LC है, इसने इसको LD बना रखा है। एंड वी कंसिडर ए न्यू सेट, अब हम S से एक नया सेट बनाते हैं, कौन सा, S1। क्या करेंगे, S में से माइनस कर देंगे अल्फा के को, एक वेक्टर हटा देंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा के -1 होगा। अल्फा के को हटा दिया, अल्फा के +1 होगा, डॉट 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 अल्फा n। क्लियरली V बराबर LS1, V बराबर LS था बेटा, तो एक वेक्टर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फिर 2 संभावना होगी, S1 यदि Li है तब तो ये बेसिस हो गया, V बराबर LS1 है ही, S Li है तो ये बेसिस हो गया, थ्योरम इज प्रूव्ड। और S1
पर S1 LD है तो फिर ये बेसिस नहीं हुआ। अब LD है तो फिर ऊपर वाली प्रक्रिया दोहराओ, निश्चित रूप से एक वेक्टर और होगा। पिछली बार अल्फा K था, अब की बार किसको मान लिया, अल्फा I को, जो अपने से पहले वाले वेक्टरों का LC है। और अब हम एक नया समुच्चय S2 लेते हैं। क्या करेंगे अब की बार, इस S1 में से इस अल्फा I को और कम कर देंगे। क्लियरली V बराबर LS2, एक वेक्टर कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फिर दो संभावना है, या तो ये LI है या LD है। तो जो ऊपर अपन ने सिस्टम किया था वो सिस्टम हम बार बार दोहराते हैं। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराने पर ये LD ख़त्म हो जाएगा। फाइनली वी गेट ए बेसिस ऑफ V। तो ये मैंने आज आपको 3 चीज़ बताई है, बेसिस की परिभाषा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की परिभाषा और एक एग्जिस्टेंस थ्योरम। सबके समझ आ गया ना। कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे बेटा। आपको 8-10 वीडियो बनाऊंगा, ये पूरी किताब अच्छे से हो जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि बहुत से बेवकूफ़ विद्यार्थी अभी भी वीडियो देख नहीं रहे। आप एक चीज़ भ्रम निकाल देना, परीक्षा विश्वविद्यालय 1000% कराएगा। किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का, चाहे थर्ड ईयर का, प्रमोट अब की बार नहीं होगा। ये पॉलिसी है। अभी अप्रैल चल रहा है, ये कोरोना मैक्सिमम मई और चल देगा। जून में आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। उससे पहले हम वीडियो डेली बना रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, क्लास में सब कराया हुआ है। तो प्लीज़ आपके हित में है बेटा, हम इतना समय दे रहे हैं तो आप थोड़ा घर पे कष्ट करो, इन वीडियोज़ को देख करके पढ़ाई करो, ठीक है।